नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। ईडी ने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ दोबारा स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी कराया है। जैसे महादेव ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के ओमान से प्रत्यार्पण की प्रक्रिया और आसान होगी। पूरी रिपोर्ट देखिए। महादेव ऐप के मास्टरमाइंड के प्रत्यर्पण की तैयारी तेज। सौरभ चंद्राकर के खिलाफ दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी। खुलेंगे सट्टेबाजी के सारे राज, सामने आएंगे बड़े चेहरे। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के कथित प्रमोटर और सट्टेबाजी के धंधे का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए ईडी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने ओमान से सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण के लिए दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया है। बता दें कि सौरभ चंद्राकर फर्जी पासपोर्ट के मामले में ओमान में गिरफ्तार हुआ है और सलाखों के पीछे है। जब सौरभ चंद्राकर दुबई में था तब ईडी ने उसकी गिरफ्तारी की तैयारी की थी। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी कराया गया था। सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण के लिए जरूरी दस्तावेज दुबई भेजे गए थे, लेकिन सौरभ दुबई छोड़ ओमान भाग गया। फिर फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार हुआ। इसके बाद ईडी ने रायपुर की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में नया आवेदन पेश किया। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से फिर से ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी कराया गया। कोर्ट ने सौरभ के खिलाफ 17 जुलाई को दोबारा ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट मिलने के बाद प्रत्यर्पण से जुड़े सभी दस्तावेज भारत के हाई कमीशन को भेजे गए। अब आप ये जान लीजिए कि सौरभ चंद्राकर को भारत वापस लाने के लिए जिस ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से ईडी ने जारी कराया है वो क्या होता है। ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट ऐसा वारंट होता है जिसकी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती। ये तब तक प्रभावी रहता है जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती या फिर संबंधित अदालत इस वारंट को वापस नहीं लेती। विदेश में फरार आरोपियों के मामले में ऐसे वारंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया प्रभावी बने और आरोपी जल्द गिरफ्त में आ सके। फिलहाल सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर को भारत वापस लाने के लिए ओमान से प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। मामला ओमान में संबंधित अधिकारियों और भारतीय एजेंसियों के समन्वय से आगे बढ़ रहा है। सौरभ चंद्राकर को भारत लाने के लिए जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। हो सकता है जल्द ही सौरभ चंद्राकर भारत की जेल में हो और देश में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े बड़े चेहरे बेनकाब हों। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। सट्टेबाजी के पैसे से खरीद ली अमेरिकी कंपनी। जी हां, यह आरोप कारोबारी विकास गर्ग पर ईडी ने लगाए हैं। इसके लिए विकास गर्ग ने फर्जी कंपनियों का सहारा लिया और उनके जरिए अपनी कंपनी के खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। ईडी रिमांड में पूछताछ के दौरान विकास गर्ग ने कई और खुलासे भी किए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। ईडी रिमांड में विकास गर्ग से पूछताछ में बड़े खुलासे। कारोबारी विकास गर्ग ने महादेव सट्टा ऐप से कमाए करोड़ों। सट्टेबाजी की कमाई से खरीदी अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी। दुबई, मॉरिशस और अमेरिका के रास्ते घुमाई ब्लैक मनी। महादेव सट्टा ऐप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार कारोबारी विकास गर्ग फिलहाल 24 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर हैं। इस दौरान विकास गर्ग से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल महादेव ऐप से जुड़ी शुरुआती जांच सट्टे से हुई कमाई और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सट्टे से हुई कमाई को अलग अलग जगह निवेश किया गया। इसी दौरान स्काई एक्सचेंज नाम के नेटवर्क की जानकारी मिली, जिसके जरिए महादेव ऐप का पैसा कई निवेश माध्यमों में लगाया जा रहा था। जांच में सामने आया कि विकास गर्ग ने हरिशंकर टिब्रेवाल से जुड़े नेटवर्क से महादेव ऐप से कमाए पैसे को भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल किया। अवैध धन को एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सिक्योर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड्स के जरिए खपाया। इसके लिए विकास गर्ग ने दुबई, मॉरिशस, अमेरिका और ब्रिटेन में कई कंपनियां रजिस्टर कराई और उन्हीं के जरिए निवेश किया। ये पैसा कई विदेश कंपनियों के जरिए घुमाकर भारत लाया गया और बाद में वैध कारोबारी निवेश के रूप में दिखाया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का सबसे बड़ा इस्तेमाल अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी एबिक्स INC को खरीदने में किया गया। विकास गर्ग की कंपनी ने अगस्त 2024 में करीब 1175 करोड़ रुपए में एबिक्स INC की 97.5% हिस्सेदारी खरीदी। पूरे मामले में जांच एजेंसियों को विकास गर्ग के पैसे जुटाने के नेटवर्क का पता चला। इस बात की जानकारी मिली कि विकास गर्ग की कंपनियों में कहां से किस तरह से पैसे पहुंचे और विकास गर्ग ने इन पैसों को कैसे वैध दिखाने की कोशिश की। ईडी की जांच में विकास गर्ग को स्काई एक्सचेंज के कथित संचालक हरिशंकर टिब्रेवाल का करीबी सहयोगी बताया गया। ईडी की पूछताछ के दौरान विकास गर्ग ने टिब्रेवाल की विदेशी कंपनियों की अपनी कंपनियों के संबंध स्वीकार किए। हरिशंकर टिब्रेवाल की कंपनियों ने विकास गर्ग की कंपनियों को करीब 765.77 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। विकास गर्ग ने पूछताछ में बताया कि एबिक्स खरीदने के लिए कई स्रोतों से रकम जुटाई गई थी। 300 करोड़ रुपए विकास लाइफ केयर लिमिटेड से, करीब 250 करोड़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से, करीब 665 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के जरिए जुटाए गए। ईडी का आरोप है कि FCC बॉन्ड से जुटाए 665 करोड़ रुपए हरिशंकर टिब्रेवाल ने विदेशी कंपनियों के जरिए भेजे। एजेंसी का कहना है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा बाद में एबिक्स खरीदने में इस्तेमाल किया गया। ईडी का आरोप है कि सट्टे से कमाए गए पैसे को इधर उधर करने के लिए FDI जैसे निवेश माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। पैसे को लिस्टेड कंपनियों में लगाया गया, फिर विकास गर्ग की कंपनी के खातों तक पहुंचाया गया। बैंक रिकॉर्ड से पता चला कि अगस्त 2024 में विकास की कंपनी के खाते में 248.50 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों से आए। बाद में यह रकम कंपनी के मुख्य खाते में ट्रांसफर कर एबिक्स अधिग्रहण में इस्तेमाल की गई। इसके अलावा जून और जुलाई 2024 के दौरान विकास लाइफ केयर लिमिटेड से 292.41 करोड़ रुपए एबिक्स को भेजे गए। कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में इन्हें लोन, एडवांस और निवेश के रूप में दर्ज किया गया। मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए एबिक्स में एराया लाइफ स्पेस की 893.03 करोड़ की हिस्सेदारी अटैच की। इसके साथ ही 47.74 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां, कुल 940.77 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। ईडी का आरोप है कि पूरा नेटवर्क ऑनलाइन सट्टे से कमाए गए अवैध धन को बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों और विदेशी निवेश के जरिए वैध बनाने के लिए तैयार किया गया था। एजेंसी अब विकास गर्ग से पूछताछ कर इस पूरे मनी ट्रेल, विदेशी निवेश और अन्य आरोपियों की भूमिका की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। टीम न्यूज स्टेट। महादेव ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीवी होस्ट और बिग बॉस 13 की पूर्व कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने लगातार दूसरे दिन उनसे घंटों पूछताछ की। इसी कड़ी में टीवी होस्ट और बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा से रायपुर में ईडी के जोनल ऑफिस में पूछताछ की गई। रिपोर्ट देखिए। टीवी होस्ट शेफाली बग्गा से मैराथन पूछताछ। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप सट्टा मामले में फंसी। अवैध बेटिंग एप्स की प्रमोशन, विदेश यात्राओं और महादेव सिंडिकेट से कथित संबंधों को लेकर कई घंटे तक सवाल किए। ईडी का दावा है कि पीएमएलए के तहत दर्ज बयान में शेफाली बग्गा ने स्वीकार किया कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अवैध बेटिंग एप्स का प्रचार किया। एजेंसी के अनुसार ये जानकारी थी कि ऐसे ऐप्स का प्रचार गैर कानूनी है और घर से बरामद नकदी इसी प्रचार से हुई कमाई का हिस्सा है। महादेव बेटिंग ऐप घोटाला, शेफाली बग्गा पर शिकंजा। टीवी होस्ट शेफाली बग्गा से ईडी की पूछताछ। रायपुर के जोनल ऑफिस में 8 घंटे तक पूछताछ। शेफाली पर महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोशन का आरोप। शेफाली का हवाला कारोबारी से लिंक का शक।
जांच एजेंसी के मुताबिक शेफाली ने पूछताछ में बताया कि प्रमोशनल डील्स और कैश पेमेंट से जुड़े काम उनके पिता विपिन बग्गा देखते थे। एंडोर्समेंट की बातचीत से लेकर के भुगतान लेने और रकम के इस्तेमाल तक की जिम्मेदारी उनके पिता संभालते थे। ईडी ने पिता विपिन बग्गा और भाई शिवांश बग्गा को भी समन जारी किया है। ईडी का आरोप है कि शेफाली बग्गा के 58 लाख फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए लोगों को एक टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाता था, जहां बेटिंग एप्स के लिंक, टिप्स और कथित कैश आउट से जुड़े संदेश साझा किए जाते थे। ईडी की जांच का बढ़ा दायरा, महादेव सिरिकेंट के लोगों से संबंधों पर सवाल, फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच, कैश पेमेंट और विदेश यात्राओं पर भी पूछताछ, दुबई लंदन यात्रा और हवाला नेटवर्क पर सवाल। ईडी का दावा, सेलिब्रिटी प्रमोशन से बढ़ते थे यूजर्स। जांच अब सिर्फ सोशल मीडिया प्रमोशन तक सीमित नहीं है। ईडी दुबई और लंदन की सभी यात्राओं, लग्जरी होटलों में ठहरने और हवाला कारोबारियों से संबंध और स्काई एक्सचेंज बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े संभावित लिंक की भी जांच कर रही है। एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं बेटिंग से जुड़ी रकम हवाला नेटवर्क के जरिए तो नहीं पहुंचाई गई। महादेव बेटिंग सिंडिकेट केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। ईडी अब डिजिटल सबूत, बैंक खातों, कैश ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया प्रमोशन और विदेश यात्राओं की कड़ियां जोड़ रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और कई लोगों से पूछताछ या नई कार्रवाई भी हो सकती है। महादेव बेटिंग सिंडिकेट केस में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। एजेंसी के दावों और जांच के बीच अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और कौन-कौन जांच के दायरे में आता है। फिलहाल पूरे मामले की ईडी की जांच जारी है। इधर बलौदाबाजार से 11 करोड़ 38 लाख रुपए के कथित बैंक लोन घोटाले का मामला सामने आया। कारोबारी राजकुमार सर्राफ के ठिकाने पे केंद्रीय एजेंसियों ने दबिश दी। इस मामले की जांच अब तेज हो गई है। सीबीआई की एफआईआर के बाद यह मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि बैंक अधिकारियों और पूरे वित्तीय लेन देन की जांच भी एजेंसी के दायरे में आ गई है। आरोप है कि बैंक से मिली क्रेडिट सुविधा का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। करोड़ 38 लाख के लोन घोटाले की सीबीआई जांच। कंपनी, डायरेक्टर और बैंक अधिकारियों पर एफआईआर। बलौदाबाजार में कारोबारी राजकुमार सर्राफ के ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बाद अब पूरे मामले की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। शुरुआती तौर पर इसे ईडी की रेड माना जा रहा था, लेकिन एफआईआर के मुताबिक कार्रवाई सीबीआई की जांच का हिस्सा है। वहीं आयकर विभाग ने भी कार्रवाई की है। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस रायपुर के डिप्टी जनरल मैनेजर और रीजनल हेड रणधीर कुमार ने 7 मई 2026 को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि कंपनी और उसके जिम्मेदार लोगों ने बैंक से मिली क्रेडिट सुविधा का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की। सीबीआई ने करीब 11 करोड़ 38 लाख रुपए के बैंक लोन घोटाले में एक्शन लिया। सीबीआई ने धमतरी केपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर राजलक्ष्मी सराफ, अभिषेक गुप्ता, गारंटर कुशल सोनी, अज्ञात बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि बैंक से मिली क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सीबीआई के मुताबिक धमतरी केपेक्स प्राइवेट लिमिटेड बॉक्साइट के कारोबार और निर्यात से जुड़ी कंपनी है। कंपनी को अप्रैल 2023 में 15 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट सुविधा मंजूर की गई थी, जिसमें कैश क्रेडिट और लेटर ऑफ क्रेडिट जैसी बैंकिंग सुविधाएं भी शामिल थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि लोन की रकम का इस्तेमाल निर्धारित कारोबारी उद्देश्य के बजाय दूसरी सहयोगी कंपनियों के खाते में किया गया। भारत मल्टी ट्रेड, क्रिस एंटरप्राइजेज और राधे कृष्ण एंटरप्राइजेज के जरिए रकम घुमाई गई और कैश क्रेडिट खाते से
निकाली गई राशि को पैकिंग क्रेडिट खाते में जमा कराकर भुगतान दिखाया गया। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। एजेंसी का कहना है कि शुरुआती जांच में बैंक के साथ धोखाधड़ी और लोन राशि के दुरुपयोग के पर्याप्त आधार मिले हैं। अब वित्तीय लेन देन, संबंधित कंपनियों और बैंक अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच की जाएगी। वहीं बैंक का कहना है कि कंपनी समय पर लोन नहीं चुका सकी, जिसके बाद 12 अक्टूबर 2024 को खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया और 31 जनवरी 2026 तक बैंक का बकाया बढ़कर 11 करोड़ 38 लाख रुपए हो गया। सीबीआई की इस कार्रवाई ने अब एक बड़े बैंक लोन घोटाले की जांच का रूप ले लिया है। सीबीआई की एफआईआर के बाद अब यह जांच सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बैंक अधिकारियों और पूरे वित्तीय नेटवर्क की भूमिका भी जांच के दायरे में होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। टीम न्यूज़ टीम। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोल लेवी मामले में पुलिस रिमांड बढ़ाए जाने के साथ ही ईओडब्ल्यू ने उन्हें कथित शराब घोटाले में भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कथित कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले में पूछताछ की भी अनुमति मिल गई है। जांच एजेंसी का दावा है कि दस्तावेजों और डायरी के दोबारा विश्लेषण में कई नए तथ्य सामने आए। आखिर क्या है ये 3 कथित घोटाले और जांच अब किस दिशा में बढ़ रही है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रामगोपाल अग्रवाल की बढ़ी मुश्किलें। ईओडब्ल्यू की रिमांड 22 जुलाई तक। लीकर स्कैम में भी गिरफ्तारी। ओवरटाइम घोटाले में पूछताछ की मंजूरी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईओडब्ल्यू ने शनिवार को उन्हें रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कोल लेवी घोटाले में 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी। इसी बीच ईओडब्ल्यू ने उन्हें लीकर स्कैम घोटाले में भी गिरफ्तार किया है। वहीं ओवरटाइम घोटाले में पूछताछ करने की अनुमति कोर्ट से मिल गई। ईओडब्ल्यू का दावा है कि 104 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन पहुंचाए गए। एजेंसी का कहना है कि डायरी और अन्य दस्तावेजों के दोबारा एनालिसिस में ये जानकारी सामने आई है। इससे पहले ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों ने दावा किया था कि कोल लेवी से जुड़े 52 करोड़ 62 लाख रुपए रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचे थे। बाद में यह आंकड़ा 54 करोड़ 62 लाख रुपए तक बताया गया था। अब ईओडब्ल्यू ने जांच के दौरान ये दावा बढ़ाकर 104 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पूछताछ हमारी और वक्त चाहिए पूछताछ के लिए, और कुछ जो एक्यूज है उनसे कन्फ्रंट कराना है, इसलिए उन्होंने 5 दिन का और समय लिया है। ऑनरेबल कोर्ट ने उनको 5 दिन 22 तक का कस्टोडियल रिमांड, जुडिशियल रिमांड कहते हैं, वो एक्सटेंड किया है। और इसी दरमियान उन्होंने जो एसीबी ने जो एक प्रकरण है जो एक्साइज से संबंधित है 4/24 जो जनवरी 2024 में पंजीबद्ध हुआ था, उसमें भी गिरफ्तारी के लिए अभी एप्लीकेशन उन्होंने मूव की है। रामगोपाल अग्रवाल का नाम करीब 3000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले, 450 करोड़ रुपए के कोल लेवी वसूली मामले और 127 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले की जांच में सामने आया है। जांच एजेंसियां इन मामलों में कथित धन के प्रवाह, लाभार्थियों और कमीशन के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल करीब 3 साल तक फरार रहे। 8 जुलाई को उन्होंने ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचकर सरेंडर किया था। इसके बाद मेडिकल परीक्षण कर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से 9 जुलाई से 17 जुलाई तक पुलिस रिमांड मंजूर की गई। रिमांड अवधि पूरी होने पर शुक्रवार को उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया और 22 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की कस्टडी में भेज दिया गया। अब ये भी जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ का 3 कथित घोटाला आखिर है क्या। साल 2019 से 2022 के बीच सरकारी शराब बिक्री व्यवस्था में कथित सिंडिकेट बनाकर अवैध शराब की बिक्री, कमीशनखोरी और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं कथित कोल लेवी घोटाला साल 2020 से 22 के बीच कोयला परिवहन और खनन से जुड़े कारोबार में अवैध वसूली के आरोपों से जुड़ा है। साथ ही कथित कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाला, धान की मिलिंग,
के लिए राइस मिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मामला है। वहीं जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 3200 करोड़ रुपए का अवैध शराब घोटाला हुआ। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए करीब 540 करोड़ रुपए की अवैध लेवी वसूली की गई। जांच एजेंसी का दावा है कि इस प्रक्रिया में करीब 127 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। तीनों मामलों में जांच एजेंसियों की जांच जारी है। वहीं कथित शराब घोटाला में आरोपी की न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं कथित कोल लेवी घोटाले में मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कथित कस्टम मिलिंग घोटाले में भी आरोपों की न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल तीनों मामलों में जांच एजेंसियां धन के प्रवाह, कथित लाभार्थियों और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। वहीं सभी आरोप अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में हैं, जिन पर अंतिम फैसला अदालत को करना है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। टीम न्यूज़ 8।